स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज हम लोग क्लास 10th का गोधुली भाग 2 गद्य खंड का चौथा चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके पहले आपको वीडियोज में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मिल जाएगा। आप वीडियोज में जाइए और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे वह टोटल क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो आप को याद होगा जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो लेखक अपने छोटी बच्ची के बारे में बताते हैं, है ना। देखिए चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। देखिए लेखक जब अपने लेखक का काम करते थे, कहानी कविता वगैरह लिखते थे, तो उनसे आकर के उनकी छोटी बच्ची पूछ देता है कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब से ही उनके मन में यह प्रश्न बन गया कि इतना छोटी बच्ची ने ऐसा सवाल किया है ना कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो वह अपने बच्ची को बताते हैं। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। लिखेंगे अपनी भाषा में। लेखक जब अपने लेखन का कार्य कर रहे थे तो उनकी छोटी बच्ची आकर के उनसे पूछता है कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब से ही यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया है। चलिए दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है। देखिए लेखक के अनुसार सफलता किसे कहते हैं और चरितार्थ किसे कहते हैं उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। देखिए सफल व्यक्ति किसी भी तरह हो सकता है, बेईमानी करके, छल करके, बल करके, बुद्धि से, किसी भी प्रकार सफल आप हो सकते हैं, तो वह सफलता होती है। ठीक है, लेकिन चरितार्थ का जो मतलब होता है लेखक के अनुसार, चरितार्थ का मतलब होता है कि जो प्रेम की भावना रखे, है ना, त्याग की भावना रखे, जन कल्याण हो, तो वह चरितार्थ होता है। ठीक है, तो आइए इसे हम और अच्छी तरह से देख लेते हैं। पता है कि सफलता और चरितार्थ में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रकार से बल, छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है। देखिए आप किसी भी प्रकार अगर सफल होते हैं, छल, बल, बेईमानी, बुद्धि से, तो आप सफलता हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रेम, मैत्री, त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थता है। आप समझ गए होंगे कि अगर आप प्रेम भाव की भावना रखते हैं, जन कल्याण की भावना रखते हैं, तो ही वह चरितार्थता है।
लेकिन अगर आप छल बल बेईमानी बुद्धि से अगर आप सफल होते हैं तो वह सफलता है। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए कि चरितार्थता से आगे बढ़ना है या छल बल बुद्धि बेईमानी से आगे बढ़ना है ना, वो आपके हाथ में है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, भेवियाई है। कहता है कि मनुष्य आखिर बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? तो बताइए, नाखून बढ़ते हैं इसीलिए ना नाखून को काटते हैं। अगर नाखून अगर नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं काटेंगे। और सबसे बड़ी बात कि नाखून को अब हम काटते हैं तो दर्द भी नहीं होता है। अगर नाखून काटने पर दर्द होता तो शायद ही कोई मनुष्य उसे काटता। तो यही उसका कारण है। चलिए देख लेते हैं उत्तर। कहता है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को इसीलिए काटता है। मनुष्य बार बार नाखूनों को इसीलिए काटता है क्योंकि वे रोज बढ़ते हैं। वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाखूनों के बारे में लेखक ने कहा है कि नाखून को अभी तक पता नहीं है कि मनुष्य को नाखून से शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है, फिर भी नाखून जो है अंधा है, वह बढ़ते चला जा रहा है। देखिए आदि काल, जब प्राचीन काल में जब आदि मानव रहते थे तो उस समय अस्त्र था नाखून, है ना। लेकिन आज नाखून से बड़ा बड़ा हथियार हम लोग को मिल चुका है, लेकिन समय आने पर नाखून ही काम देता है। आज भी हमें प्रतिद्वंदी को हराने के लिए नाखून की सहायता लेनी पड़ती है समय अनुसार। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? देखिए लेखक नाखून को अस्त्र के रूप में देखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, यानी कहने का मतलब है कि कहाँ तक सही है, उचित है कि अनुचित है, वह नाखून को आखिर अस्त्र के रूप में क्यों देख रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है कि कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था तब उसे नाखून की जरूरत थी। नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था। देखिए यहाँ तक पहले समझिए। कहता है कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य क्या था? जंगली था ना, तो उसे क्या किसकी जरूरत पड़ती थी? नाखूनों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्वता अधिक थी। ठीक है, देखिए आत्मरक्षा करने के लिए, भोजन करने के लिए नाखून की महत्व उस समय बहुत अधिक था, जिस समय मनुष्य जंगली था। ठीक है, चलिए उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। ठीक है, असल में वह उसके अस्त्र थे, इसीलिए लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? देखिए आज जो मनुष्य का नाखून जो है बढ़ते जा रहा है, तो प्रकृति उसे क्या याद दिलाती है? तो उत्तर हो जाएगा, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। देखिए प्रकृति मनुष्य को बताती है कि आज भी तुम्हारे अंदर अस्त्र है, नाखून, अब भी उस अस्त्र से वंचित नहीं हुए हो। ठीक है, तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले
आश्रित, एक मिनट, यहाँ पे नख है ना, चलिए रहने वाला जीव हो, पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। देखिए क्वेश्चन था कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर जो अस्त्र है नाखून, उससे तुम अभी वंचित नहीं हो, तुम वही पुराने नखदर हो, पशु की समानता हो। आज भले ही नाखून से अच्छे अच्छे हथियार मिल चुका है, लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर वो नाखून है और आज भी उससे तुम वंचित नहीं हो। आज भी तुम पशु की समानता तुम में विद्यमान है, आज भी तुम्हारे अंदर पशु की समानता है। छठा प्रश्न कहता है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चन है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर आखिर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। हम लोग सब जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या था, जंगली था। वह वनमानुष की तरह था। कैसा था, वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था, ठीक है, रक्षा करता था। तथा आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा कर, देखिए कहता है कि आज नखधर मनुष्य जो है अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा कर अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं। इसलिए लेखक पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सतमा प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। देखिए प्रश्न कहता है कि आखिर स्वाधीनता का मतलब लेखक अपने अनुसार क्या बताते हैं। तो हो जाएगा उत्तर, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। देखिए लेखक साफ साफ कहते हैं कि स्वाधीनता का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, कहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण, देखिए अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं उनमें है स्वतंत्रता। देखिए जितने भी भारत का नाम है, स्वतंत्रता है, स्वराज है, स्वाधीनता है, समझ गए। तो उसमें स्व का बंधन अवश्य, देखिए यहाँ पे स्व है, स्व, फिर यहाँ पे स्व है ना, फिर यहाँ पे स्व है। तो जितने भी यहाँ के लोग आज़ादी का नामकरण किए हैं उसमें स्व का बंधन है। तो इसीलिए स्वाधीनता का मतलब होता है अपने ही अधीन रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन कहता है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। देखिए कहता है क्वेश्चन कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का क्या अभिप्राय है स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए उत्तर होगा, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियां जो है, क्या कहा है, बंदरियां जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। फिर से एक बार देखिए, कहता है कि लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा
और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियां जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ठीक है, लेखक के कहने का अभिप्राय है। अब देखिए लेखक के कहने का क्या अभिप्राय है। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां क्या होती है कि जब उसका बच्चा मर भी जाता है तो वह अपने बच्चे को गोद में दबाई रखती है, तो वह कभी जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9वां कहता है सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। देखिए सुकुमार विनोद का मतलब होता है कुमार लड़के के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। ठीक है, चलिए इसका उत्तर जानते हैं। चलिए उत्तर होगा, लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यह प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जम के संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई है। देखिए लेखक ने कहा कि पशुवत मानव, जो पशु के समान मानव है, जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति पनपी। 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर होगा, चलिए उत्तर होगा, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। देखिए लेखक की दृष्टि में जो हमारी संस्कृति है उसकी बड़ी भारी विशेषता है। अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन, भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। देखिए सही बात है, लोग जो है अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसीलिए स्वर के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। देखिए लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। वे कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो संस्कार दिए हैं उसी संस्कार के फॉलो करते हुए आज भारत के लोग चल रहे हैं, और वे सब अधीनता के रूप में न सोच करके स्वाधीनता के रूप में आज भी सोचते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें टोटल 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इसे कॉपी में नोट कीजिए। आज ये चौथा चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।